Bismillahirrahmanirrahim. This is the chapter number 15 of class 10, environmental chemistry 2, water. तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 15 क्लास 10 इसमें हम पढ़ेंगे environmental chemistry 2 और वाटर के वाले से। तो ये है KPK बोर्ड का है, KPK बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। So chapter number 15, environmental chemistry 2, water. Introduction. Water is the earth's most important liquid. It plays important role sustaining life on Earth. Almost 2/3 of the Earth's surface is covered by water. तो ये बता रहे कि वाटर जो है इज द अर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट लिक्विड। तो जमीन पर ना ये एक अहम लिक्विड है वाटर जो है। ये जो ना बहुत अहम किरदार अदा करता है ज़मीन पर ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए। तो वाटर जो है एक अहम चीज़ है, एक अहम लिक्विड है। तो ये कह रहे हैं कि 2/3 ऑफ दी अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी ज़मीन का जो 2/3 हिस्सा है, यानी अगर ज़मीन के हम 3 हिस्से बना लें तो उनमें से जो 2 हिस्से हैं वो क्या है, पानी पर मुश्तमिल है। यानी ज़मीन के अगर हम 3 हिस्से बना लें तो उनमें से जो 2 हिस्से हैं ये क्या है, पानी है, और एक हिस्सा जो है ये खुश्की है। तो ये क्या है, पानी है और ये खुश्की है। तो 2/3 हिस्सा जो है ज़मीन का ये पानी है। तो we can say that 2/3 of the earth's surface is covered by water. Water is a transparent liquid which makes up the streams, rivers, lakes, ponds and oceans on the earth. वाटर क्या है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, यानी ट्रांसपेरेंट यानी जिससे लाइट पास हो जाती है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे, या जिससे आर पर कोई चीज़ नज़र आ जाए तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। विच मेक्स अप जो स्ट्रीम्स, जो ये नदियाँ बनाता है, दरिया बनाता है, झीलें बनाता है, जोहड़ बनाता है और समंदर बनाता है ज़मीन पर। यानी ज़मीन पर जितने भी समंदर है, दरिया है, ओशंस है, ये सारे पानी की वजह से बने होते हैं। तो इसी तरह वाटर इन ओशंस इज मेनली फाउंड इन सलीन फॉर्म एंड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। तो ये कह रहे कि पानी जो है ये जो समंदर में होता है ये मोस्टली नमकीन होता है, ये सलीन फॉर्म में होता है, सलाइन फॉर्म में होता है, ये नमकीन होता है, और ये इसको हम डायरेक्ट पी नहीं सकते। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। और इसके अलावा बिसाइड्स दिस द ह्यूमन बॉडी is composed almost of 60 to 70% water by mass. The presence of water is necessary for performing various biological processes. Human blood plasma is composed of 92% of water. तो ये बता रहे कि पानी जो है ये यानी समंदर में नमकीन फॉर्म में होता है और इसको हम डायरेक्ट पी नहीं सकते। और इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो 65 to 70% जो हिस्सा होता है वो पानी पर मुश्तमिल होता है। और इसके अलावा जो पानी की जो मौजूदगी है ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो इंसानी खून का जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो तकरीबन 92% पानी पर मुश्तमिल होता है। In the universe, Earth is the only known planet that contains water. Earth has been called the blue planet. Approximately 3% of the planet water is fresh water, and it is our most precious resource. But unluckily, we are contaminated and polluting these resources.
तो ये बता रहे कि जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, उसमें जो ज़मीन है वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें पानी मौजूद है। यानी सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा प्लेनेट है कायनात में जिसके अंदर पानी मौजूद है। और अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट। अप्रॉक्सीमेटली जो 3% प्लेनेट है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ प्लेनेट वाटर इज फ्रेश वाटर। तो रोए ज़मीन पर जो पानी मौजूद है उसमें 3% यानी 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। रोए ज़मीन पर जो 3% यानी टोटल जो वाटर मौजूद है उसमें से 3% क्या है, फ्रेश वाटर मौजूद है। तो और ये जो फ्रेश वाटर है ये एक कीमती ज़ख़ीरा है, लेकिन बदकिस्मती से हम इसको गंदा कर रहे हैं। जो इस सोर्स को, इस रिसोर्स को, इसको हम पोल्यूट कर रहे हैं। तो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए फ्रेश वाटर का होना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह वाटर अकर्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। सॉलिड फॉर्म सच एज आइस, पानी जो है 3 मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ स्टेट्स में पाया जाता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स में। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, सॉलिड फॉर्म, यानी ठोस शक्ल में पानी पाया जाता है। उसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी पानी पाया जाता है और गैसेस फॉर्म में भी पाया जाता है। फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म में वाटर है। और गैसेस फॉर्म में किस तरह मौजूद होता है, ये वाटर वेपर्स है, तो ये गैसेस फॉर्म मौजूद है। इसके अलावा ओशंस है। तो इसी तरह ये पानी जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से स्नो, आइस और फ्रोस्ट। लिक्विड फॉर्म में पानी किन हालात में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में ये इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, इन द फॉर्म ऑफ फॉग, इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो ये पानी की जो है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर है, यानी कि गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है पानी, और सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये वाटर जो है एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन द यूनिवर्स। We use water in daily life for drinking, washing, cooling and irrigation purposes. पानी को हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए यानी पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह वॉशिंग के लिए, चीज़ों को धोने के लिए, और कुकिंग के लिए यानी पकाने के लिए चीज़ों को, और इरिगेशन पर्पस यानी ज़मीन को सैराब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग वाटर we pollute the water resources. Water is a universal solvent and occur in nature in impure state. Therefore, water present in springs, streams, rivers, lakes and sea dissolve different minerals. तो पानी जो है ये क्या है, ये अपने साथ मुख्तलिफ जो मिनरल्स हैं उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। और यूनिवर्स में पानी जो है ये बेहतरीन सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और ये नेचर में इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी पानी जो है ना ये साफ हालत में नहीं होता। और जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि सिर्फ 3% जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में होता है, बाकी इम्प्योर स्टेट में होता है। तो वाटर जो यानी कि नदियों में, दरियाओं में, झीलों में, तो ये जो होता है समुद्र का जो पानी होता है वो मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं उनको डिजॉल्व कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या होते हैं, these minerals may be in the form of chlorides, sulfates, nitrates, carbonates and bicarbonates of sodium, potassium, magnesium and calcium. तो ये जो पानी मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स को डिजॉल्व कर लेता है, वो मिनरल किस फॉर्म में होते हैं, क्लोराइड फॉर्म में होते हैं, सल्फेट फॉर्म में होते हैं, और इसके अलावा नाइट्रेट फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में और बाइकार्बोनेट फॉर्म में मौजूद होते हैं। और किस सूरत में होते हैं, सोडियम यानी कार्बोनेट है, पोटाशियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और
कैल्शियम कार्बोनेट यानी इस फॉर्म में मौजूद होते हैं। Besides this, some man-made chemicals also get dissolved in water and make a harmful for human, animals and planets. इसके अलावा कुछ जो है जो मेन मेड चीज़ें होती है जिन इंसानी की बनाई हुई जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में हल हो जाते हैं और जो कि ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं। In this unit, you will study the composition properties and importance of water. Besides this, you will also learn about soft and hot water, water pollutants and their effects on our lives. Various types of waterborne diseases will be discussed in detail. इस सेक्शन में हम जो है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें हम सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे और वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के ऊपर उनके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और वेरियस टाइप्स ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज विल आल्सो बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियाँ जन्म लेती है गंदे पानी की वजह से उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। वाटर, occurrence of water. Water is the most abundant natural resources present on earth. तो वाटर जो है ये वाफर मिकदार में जो कुदरती ज़खायर में से एक ज़ख़ीरा है जो कि ज़मीन के ऊपर मौजूद होता है। इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट फॉर मैनी सब्सटेंसेस। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है जो बहुत सी जो सब्सटेंस उनके लिए। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अबाउट 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। तो ये अंदाज़ा लगाया जा चुका है कि जो टोटल सोर्सेज है पानी के ज़मीन पर वो क्या है 1.33 बिलियन क्यूबिक किलोमीटरों पर फैले हुए। और ये क्या करते हैं, ये इट कवर्स 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये 70% ऑफ द अर्थ का हिस्सा होते हैं, यानी 70% होते हैं ज़मीन का जो टोटल हिस्सा है उसका 70% होता है। द ओशंस कंटेन मोर देन 97% ऑफ वर्ल्ड वाटर। जो समंदर है वो तकरीबन 97% ऑफ वाटर होता है। एंड द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस कॉब्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड इनलैंड वाटर। तो बाकी जो 97 के अलावा जो बाकी जो पानी होता है वो किस फॉर्म में होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस केप्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड इनलैंड वाटर। तो ये इन फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स की सूरत में, आइस केप्स और अंडरग्राउंड वाटर और इनलैंड वाटर की सूरत में मौजूद होता है। तो ये क्या है, ओशन है। ओशन 97.24% है। तो ये सारा जो है ये यानी कि जहाँ से लेकर ये सारा ये पूरा जो है ना ये क्या है 97% ये ओशन ये वाटर है। तो इसका ये सारा 97% है। तो उसके बाद जो ये रिमेनिंग जो परसेंट है जैसे ये है आइस केप एंड ग्लेशियर की सूरत में 2.14% है। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है ना ये 0.61% है और अदर इनलैंड वाटर 0.2% एंड एटमॉस्फेरिक वाटर 0.001% है। तो ये क्या है, अकरेंस ऑफ वाटर। तो ये पानी इस तरह मौजूद होता है। The inland water includes rivers, lakes, canals, streams, and soil moistures. Besides this, atmosphere also contain considerable quantity of water and water vapors. So, although a huge amount of water is present on Earth's surface, yet fresh water needed for human requirement is only 0.2% of the total. More than 97% of the total water is present in the ocean, which is unfit for human consumption due to the high concentration of dissolved salts. Another
2.14% is present in the form of ice sheets and glaciers. On land, most of the fresh water lies underground. तो ये बता रहे कि जो इनलैंड है वाटर है वो बनाता है रिवर्स, यानी दरिया, झील और ये कैनाल्स, नदियाँ, और इसके अलावा सैंड मॉइस्चर जो है ना ये बनाते हैं। और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छी खासी पानी पर मुश्तमिल होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अब ज़मीन पर चूंकि काफ़ी तादाद में मिकदार में जो पानी मौजूद होता है तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। तो इसके अलावा जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है उसके लिए सिर्फ वो 0.2% ऑफ द टोटल चाहिए होते हैं। और इसके अलावा मोर देन 97% से ज़्यादा जो पानी है द टोटल वाटर ये क्या है प्रेजेंट इन ओशन, समुद्र में पाया जाता है। लेकिन ये जो पानी है 97% ये ह्यूमंस की कंजम्पशन के लिए अनफिट है क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स मौजूद होता है। और इसके अलावा 2.14% जो पानी है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की सूरत में होता है। और ज़मीन के ऊपर मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर क्या है जो अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड जो मोस्टली जो साफ पानी होता है वो ज़मीन के नीचे होता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर होता है। तो ये है 97.5% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज इन ओशन साल्ट वाटर। ये सारा क्या है, ये ओशन है, यानी ये सारा यहाँ से लेकर जहाँ तक जो ना ये अगर हम ज़मीन को कंसिडर करें पूरी ज़मीन है तो ज़मीन का जो ये वाला हिस्सा ये सारा, यानी ये जो हिस्सा है ये सारा, ये क्या है, ये सारा जो हिस्सा ये पार्ट है सारा, तो ये ओशंस है यानी, और ये पानी है सारा, और ये ओशंस है, समंदर है। और ये कितना है 97.5% ये पानी है। टोटल जो ज़मीन के ऊपर पानी मौजूद है उसका 97.5% ओशन फॉर्म में। अब जो रिमेनिंग वाटर है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये 2.5, यानी ये जो है ये 2.5%, यानी ये 2.5% जो ये क्या फ्रेश वाटर है। और इन 2.5% फ्रेश वाटर में से जो 0.4% है वो लेक और रिवर में होता है, उसमें 30.9% ग्राउंड वाटर होता है, और 68.7% ग्लेशियर्स एंड कैप्स में होता है। तो अब इससे तो अंदाज़ा हो गया कि जो फ्रेश वाटर है वो क्या होता है, सिर्फ 2.5% होता है, और बाकी जो समंदर का पानी होता है वो 97.5% होता है। ये 97.5% जो पानी है ये क्या होता है, फ्रेश नहीं होता। इसकी वजह है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं जो कि पीने के काबिल नहीं होता, और वी कैन से दैट इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो in order to make it for drinking, it have to pass through various processes to make it pure. So in short, we can say that only 2.5% of water is present, fresh water is present, the total water, while 97.5% is not pure water, which is present in oceans and the earth. The heat required for the converting a solid into liquid or a liquid into vapors without a change of temperature is called latent heat. तो latent heat क्या चीज़ है? तो latent heat को अगर हम देखें तो वो हीट है the heat जो कि ज़रूरी होता है अगर हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें, तो उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, या लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। लेकिन शर्त ये कि उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर ना हो, यानी अगर हम टेम्परेचर को चेंज किए बगैर या टेम्परेचर को हम चेंज ना करें और
सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करें तो वो जो हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट. सो द हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग a solid into a liquid or a liquid into vapors without change of temperature is called latent heat. Importance of water. पानी की अहमियत क्या है? Water is an important requirement in our life. After air, the importance of water takes the second place for survival on the earth. Earth is the only planet in the solar system that contains water. It is very difficult to survive even few days without drinking water. तो अब ये पानी की जो अहमियत है इसको बताया गया है कि पानी की अहमियत क्या है. तो पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है और ज़मीन पर, क्योंकि कहते हैं पानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम जुज़ है. तो हवा के बाद जो पानी की अहमियत को अगर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे, यानी पहले नंबर पे हवा का होना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर पानी का होना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, ज़मीन के ऊपर ज़िंदा रहने के लिए हवा के बाद पानी का भी दूसरा अहम जुज़ जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है. तो ये ज़मीन एक प्लेनेट है, ये वाहिद प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जो कि पानी के ऊपर मुश्तमिल है. बाकी जो जितने प्लैनेट्स हैं उनमें पानी नहीं होता. और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कुछ दिन भी पानी के बगैर जो है ना वो जिंदा रहना नामुमकिन है, यानी अगर हम पानी ना पिए तो हम मर जाएंगे. The Holy Quran, Surah Al-Anbiya, आयत नंबर 30, also describes the importance of water. कुरान शरीफ की जो सूरत अनबिया है उसमें आयत नंबर 30 में भी पानी की अहमियत का जिक्र बयान हुआ है. तो वजअलना मिनल माइ कुल्लि शैइन हय्य, we made from water every living thing. हमने हर चीज़ को पानी से बनाया. Modern research has also revealed that living organisms consist of 50 to 80% water and every living organism required water for existence. तो जो जदीद रिसर्च है उसमें ये पता चला है कि 50 से 80% जो है ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी से बने होते हैं और जिंदा रहने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह और बॉडी कैन नॉट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन विदाउट वाटर. हमारे जिस्म को अगर पानी ना मिले तो मुख्तलिफ किस्म की जो बॉडी फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं करेगा. और ऑर्गन्स नीड वाटर फॉर परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी पानी चाहिए होता है ताकि जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म किया जा सके. इट इज़ द वाटर दैट लुब्रिकेट और फूड, कीप्स और ऑर्गन्स मॉइस्ट एंड हेल्प इन डाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. पानी की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये हमारे जिस्म के अंदर क्या करता है, खुराक को यानी लुब्रिकेट करता है. इसके अलावा जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उसको मॉइस्ट रखता है यानी उसको गीला रखता है. और इसके अलावा जो खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देता है और मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स है उनको भी मूवमेंट में मदद देता है. Water is vital for maintaining life. The reactions which take place in our body and keeps us alive occur in the presence of water. Water regulates the temperature of the earth. तो पानी जो है ना क्या है, वाइटल, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए पानी की जो है एक वाइटल हैसियत रखता है. और इसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं वो भी पानी की मौजूदगी में होते हैं. और इसके अलावा पानी ज़मीन के जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता रहता है. वाटर सर्व्स एज ए मीडियम फॉर टेम्परेचर एज ए शिप एंड बोट्स मूव और वाटर. तो पानी जो है ये एक मीडियम, एक सहारा देते हैं. जब हम कश्तियों को समुद्र में चलाते हैं तो वो कश्तियों को एक सहारा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान. Water is a universal solvent as many substances dissolve in it. तो पानी जो है क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंसेस होती हैं वो पानी में हल हो जाती हैं. इसी तरह वाटर एनेबल्स और बॉडी फंक्शंस टू एक्सक्रीट वेस्ट ड्यूरिंग precipitations and urination. The kidneys and livers use it यानी use water help
टू फ्लश आउट दिस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। तो पानी की अहमियत बता रहे हैं कि पानी जो है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और ये मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंसेस को हल करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पानी जो है ना हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जो बॉडी फंक्शंस होते हैं जिसमें वेस्ट को जिस्म से बाहर निकालना और यूरिनेशन जो यानी यूरिनेशन का जो यानी जो पेशाब होता है तो उसमें भी पानी का अहम किरदार होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट निकालते हैं वो भी पानी के ज़रिए से ही होता है ये फंक्शन। और इसके अलावा हमारे जो गुर्दे हैं वो भी और लीवर जो है ये भी पानी की वजह से फ्लशिंग इसकी होती है यानी जो मुख्तलिफ किस्म की जो वेस्ट होता है वो बॉडी से फ्लश करते हैं। हमारी किडनीज और लीवर जो है पानी को यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर जिस्म से बाहर निकालते हैं। इसी तरह जो वाटर इज यूज्ड इन कुकिंग एंड वॉशिंग, पानी को हम कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए और वॉशिंग धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रनिंग वाटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी हम बनाते हैं पानी से। और इट इज़ यूज्ड इन द रेडिएशंस ऑफ इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स टू कूल इट। तो ये पानी जो है ये जो गाड़ी होती है उनकी रेडिएटर्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि इंजन को ठंडा रखे। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, स्टील आयरन इंडस्ट्री, टनरीज इंडस्ट्रीज एंड अदर हेवी इंडस्ट्रीज। तो इसके अलावा पानी को भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है और जैसे कि पावर प्लांट से स्टील आयरन इंडस्ट्रीज है और ये सारी इनमें पानी को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर पानी को यूज़ किया जाता है क्योंकि कश्तियाँ और जो जहाज़ होते हैं बड़े बड़े जो बहरी जहाज़ होते हैं वो समंदर में पानी के ऊपर ही चलते हैं। तो ये जो पानी है फिर ये समंदर में मुख्तलिफ किस्म की जो कश्तियाँ होती हैं और बड़े बड़े जहाज़ होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सहारा मुहैया करते हैं। इसके अलावा फिश एंड अदर्स एक्वेटिका जो एनिमल्स है वो भी पानी में ही रहते हैं, अगर पानी ना हो तो ये भी नहीं रह सकते जिंदा। जो फिश है जो मछलियाँ है ये जिंदा फिर नहीं रह पाएंगे। एग्रीकल्चर्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू कल्टिवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर फूड। तो ये जो ज़री जो है हमारी ज़रूरियात हैं उसको भी इन ज़मीनों के लिए पानी चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के फल, सब्जियाँ और जो बाकी जो खुराकी चीज़ें वो ज़मीन पर उगाई जाती है क्योंकि अगर पानी ना हो तो फिर ज़मीन मर जाएगी और फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो फ्रूट्स है वेजिटेबल है इनका उगाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन क्रॉप्स, ये फसलों को उगाने के लिए भी पानी को इस्तेमाल करते हैं। सीड्स के नॉट जर्मिनेट, तो ये जब हम बीज को ज़मीन में लगाते हैं गंदम के हो या जो भी चीज़ सीड हो तो उसको भी यानी तब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होती जब तक उसको पानी ना मिले। तो पानी तो इरिगेशन पर्पस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा मनी इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड ड्रग इंडस्ट्रीज रिक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग। तो ये जो इंडस्ट्री है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, इनको भी पानी चाहिए होता है। इनकी जो सिस्टम्स इनको चलाने के लिए भी पानी एक अहम हैसियत रखती है। यूनिक क्वालिटी ऑफ वाटर, एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन फ्रोजन। जो पानी को हम फ्रीज करते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो ये पानी की एक जो खसूसियत है कैसे ये द डेंसिटी ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एंड लिक्विड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यानी मोस्टली जो सॉलिड्स लिक्विड जो होते हैं उसको अगर हम ठंडा करें, उसकी टेम्परेचर को कम करें तो फिर उसके साथ साथ उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है,
वो बढ़ती रहती है, यानी इंक्रीज हो जाती है अगर हम उसका टेम्परेचर कम करें। लेकिन पानी की केस में हमारा वाटर शोज यूनिक बिहेवियर इन दिस रिगार्ड। पानी एक मुख्तलिफ किस्म की खसूसियत का हामिल होता है, तो इस हवाले से तो वो कैसे होता है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम यानी अगर हम वाटर इज कोल्ड, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को नीचे ठंडा करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करते हैं, यानी 3, 2, 1 इस तरह बिलो 4, तो इस डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। होना तो ये चाहिए था, जिस तरह पहले पढ़ चुके कि मुख्तलिफ किस्म की जो सॉलिड्स और लिक्विड है उसको ठंडा करने से उनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अब इस केस में ये लेकिन अगर हम पानी को ठंडा करते हैं 4 से नीचे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये पानी की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स 0.91। तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चूंकि पानी से बर्फ बनता है तो पानी फ्रीज हो जाता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी पर होती है वो कितनी होती है, 0.91 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पानी की जो बर्फ की डेंसिटी होती है वो कितनी बन जाती है, 0.91 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब ये चूंकि डेंसिटी वाटर की तकरीबन 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और बर्फ की है 0.91, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी 1 से कम हो गई, यानी जो बर्फ की डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है। तो फिर क्या होता है, दस आइस इज लाइटर देयरफॉर फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो चूंकि अब यहाँ पर बर्फ की डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो बर्फ है पानी के ऊपर तैरता है। द एक्सपेंशन ऑफ आइस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। पानी का जो बर्फ का जो एक्सपेंशन होता है वो उसकी जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनने की वजह से होता है। तो इन दिस स्ट्रक्चर जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो इस सूरत में फिर जो पानी की जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को रिंग फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और उसमें एम्प्टी स्पेस होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ वॉल्यूम्स इंक्रीजेस एंड डेंसिटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ये जो है यहाँ पर चूंकि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है क्या है, तो इस स्ट्रक्चर ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जब बन जाता है बर्फ में, यानी बर्फ में जो ना यानी बर्फ में जब एक्सपेंशन होती है तो वो किस वजह से होती है, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से होती है। तो अब इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जो 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रिंग की सूरत में अरेंज कर लेते हैं। तो अब उस रिंग के अंदर एम्प्टी स्पेसेस भी होती है। तो अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस है जिसके नतीजे में वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीजेस एंड डेंसिटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो अब उसके नतीजे में वॉल्यूम क्या होता है, फिर बढ़ जाता है। यानी जो एम्प्टी स्पेसेस है, जो एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो जाती है उस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और चूंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है और उस सूरत में फिर यहाँ पर जो डेंसिटी है, चूंकि अब डेंसिटी जो है वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो लिहाजा फिर वॉल्यूम क्या होता है, यानी यानी जब बढ़ता है तो फिर डेंसिटी कम हो जाती है। अब यहाँ पर अगर देखिए डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू वॉल्यूम है। अब यहाँ पर जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी कम हो रही है। तो ये बर्फ में ये इस वजह से यानी हो रहा होता है कि वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है। Therefore, water has a maximum density of 1 gram per centimeter cube at 4 degrees centigrade. This unique property of water is called anomalous expansion of water. तो ये जो यूनिक हॉबी है पानी की, इसको हम कहते हैं एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ
वाटर। अब यहाँ पर ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये जिस तरह ये H2O, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल एक हो गया। तो यहाँ पर ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है H2O। तो H2O, तो ये क्या है, यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। तो ये पूरा जो है ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया। उसमें जो ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। इसी तरह ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अटैच हो जाते हैं, लेकिन तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, फिर उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस रह जाती है, तो उसकी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से, यानी ये सारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में, लेकिन साथ उसमें एक सेंटर में एम्प्टी स्पेस रह जाती है, जिसकी वजह से पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। बर्फ का जो है वो यानी बर्फ में जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, और डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरता रहता है। यहाँ पर ये मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी। Water quality is defined as the basis of its physical, chemical, biological, and radiological characteristics and its suitability for use. A healthy environment is one in which the water quality supports living organisms and protects their health. A single pollutants may give rise to different water quality problems. तो यहाँ पर ये बता रहे कि जो वाटर की जो क्वालिटी है, मेंटेनेंस उसको कैसे मेंटेन करते हैं। तो वाटर क्वालिटी क्या चीज़ है, तो ये जो है ना हम उसकी यानी वाटर की क्वालिटी तब होगी, उसको हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल बेस पे डिफाइन करते हैं। और इसके अलावा इसकी जो सूटेबिलिटी फॉर यूज़ है, यानी अगर पानी बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई मिनरल वगैरह नहीं है, तो कोई हार्ड मेटल्स वगैरह नहीं है, तो फिर वो पानी एक हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होगा। हेल्थी इन्वायरमेंट्स इज वन इन विच वाटर क्वालिटी सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी अगर पानी जो है वो फ्रेश है, ताज़ा है और प्योर है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए फिट होगा। और फिर उस सूरत में उसकी जो हेल्थ है उनके लिए पानी बेहतर होगा। और सिंगल पोल्यूटेंट में गिव राइज टू डिफरेंट वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो अगर पानी के अंदर एक सिंगल पोल्यूटेंट भी है, तो उसमें फिर हम मुख्तलिफ किस्म की जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा पानी के अंदर। तो इसलिए पानी के अंदर कोई पोल्यूटेंट्स नहीं होना चाहिए, उसके तब भी जो है ना पानी प्योर होगा। तो a wide range of we can say a wide range of activities affect water quality, such as polluting of water by human feces, etc. If water quality is not maintained, not only environment will suffer, but we will also uh, face numerous problems like shortage of drinking water, intestinal diseases, irrigation problems, difficulties in fishing activities, etc. तो ये कह रहे हैं कि पानी की जो पलूट होता है, तो वो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ जो इंसान करता है उसकी वजह से पानी पलूट हो जाता है। तो ये ह्यूमन फेसिस की वजह से भी, यानी इंसान का जो वेस्ट होता है और जानवरों का, उनकी वजह से पानी क्या हो जाता है, पानी की क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है। और अगर हम पानी की क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखा, तो सिर्फ फिर उससे क्या और नुकसान होगा, न सिर्फ इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा, बल्कि हमें भी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और फिर इससे क्या होगा, जो ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज होगी, हमारे लिए इंटेस्टाइनल जो डिजीज़ है उनकी जो बीमारियाँ जन्म लेगी। और इसके अलावा जो इरिगेशन प्रॉब्लम है ज़राअत की, वो भी पैदा होंगे। और इसके अलावा जो पानी के अंदर जो फिशिंग होती है, जो हम मछली को पकड़ते हैं, उसको खाते हैं, तो मछली फिर मर जाएगी, उसमें उसका सर्वाइवल पानी के अंदर मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हमें फिशिंग जो है ना फिर एक्टिविटीज़ हम
नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा वाटर क्वालिटी कैन बी मेंटेन बाय प्रमोटिंग अवेयरनेस कैंपेन अमंग द पीपल about water quality. For example, people may be made aware not to put waste and toxic substances in running water, to maintain the pH or temperature of the water, and don't disrupt the ecosystem. तो पानी की जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। लोगों को इस बात से आगाह करना चाहिए कि पानी में जो है ना जो मुख्तलिफ किस्म का जो वेस्ट होता है उसको और टॉक्सिक जो सब्सटेंस होती हैं उनको पानी में यानी चलते हुए पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो हम चलते हुए पानी में गंदगी फेंकेंगे तो वो चलता हुआ पानी फिर आगे उस जो है जो वेस्ट होगा उसको आगे मुख्तलिफ किस्म की जो स्टोरेज ऑफ वाटर है उसमें पहुँचाएगा। तो उससे हमारे जो स्टोरेज ऑफ वाटर है वो गंदे होंगे और फिर पानी क्या होगा, गंदा होगा, पानी पलूट होगा। तो इसके अलावा हमें चाहिए कि पानी का जो pH है टेम्परेचर वाटर और इसके अलावा जो उसको भी मेंटेन रखना चाहिए ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट कंपोजिशन ऑफ वाटर। कंपोजिशन ऑफ वाटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आपको ये लेक्चर आपके लिए करामत साबित हो गया होगा और आपने समझ लिया होगा